welcome you all to Lawsico. So today we are going to discuss about constitutionality of restitution of conjugal right. Restitution of conjugal right की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अर्थात इसकी संवैधानिकता के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को चैलेंज करती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का प्रोविजन सेक्शन 9 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत। लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये पिटीशन काफ़ी मंथ से यहाँ पर पेंडिंग है हियरिंग के लिए। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसे किस प्रायोरिटी के हिसाब से लेता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पिटीशन टाइटल्ड है ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जिस केस में निर्णय आ सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, इस केस का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है, जो है ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए देख लेते हैं क्या होता है कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स से क्या मतलब है? तो कॉन्जुगल राइट्स आर राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज। ये राइट जो है, ये अधिकार जो है, ये विवाह अर्थात शादी से क्रिएट होते हैं, मैरिज से क्रिएट होते हैं। दैट इज राइट ऑफ द हस्बैंड और वाइफ टू द सोसाइटी ऑफ अदर स्पाउस। मतलब ये अधिकार पति और पत्नी दोनों को मिलते हैं। तो यहाँ पर पति और पत्नी की एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसका ये अधिकार होता है। अर्थात हस्बैंड जो है उसे वाइफ की सोसाइटी का अधिकार है, वही वाइफ जो है उसे हस्बैंड की सोसाइटी का, उनका जो अदर स्पाउस है उनके सोसाइटी का, उनके संगत का यहाँ पर अधिकार है। यही होता है कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स जो है हमारे पर्सनल लॉज अर्थात जो हमारा निजी कानून है, जैसे हिंदू पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉज, उसके अलावा ये क्रिमिनल लॉ का भी पार्ट है। पर्सनल लॉज में मैरिज डाइवोर्स के संबंध में है, वही क्रिमिनल लॉ में मेंटेनेंस की जब भी हम बात करते हैं, एलिमनी की जब भी हम बात करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ है कॉन्जुगल राइट्स। अब बात ये आती है कि जिस प्रकार से मैंने बताया कि पर्सनल लॉज उसके अलावा क्रिमिनल लॉ दोनों में ही कॉन्जुगल राइट्स का अधिकार होता है। पर्सनल लॉज में जिस तरीके से देखें तो मैरिज और डाइवोर्स शामिल होता है, वही क्रिमिनल लॉ में मेंटेनेंस हो गया, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस हो गया, या एलिमनी ऑफ स्पाउस हो गया। सेक्शन 9 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो इस बारे में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का अधिकार देता है। सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट ही नहीं, उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जो है इसका सेक्शन 22 है, ये भी अलाउ करता है हस्बैंड और वाइफ को कि वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर अदर स्पाउस जो है ये विड्रॉ कर दे मैरिज से विदाउट रीजनेबल कॉज। उसके अलावा इंडियन डाइवोर्स एक्ट का सेक्शन 32 जो कि क्रिश्चियंस के लिए होता है, उसके अलावा पारसी मैरिज एक्ट और डाइवोर्स एक्ट 1936 में भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इसका ओरिजिन पाया जाता है ज्यूइश लॉ में, यहूदी कानून जो है, यहूदी पर्सनल लॉज जो है, उसमें सबसे पहले इसका ट्रेस मिलता है कॉन्जुगल राइट्स का। ज्यूइश लॉ से ये स्प्रेड होके ब्रिटिश रूल में आया, ब्रिटिश रूल इंडिया में था और ये इंडिया में भी आ गया। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जो हिंदू पर्सनल लॉ है ये 1955 और उसके बाद में कोडिफाई हुए हैं, मतलब हमारे देश को आज़ादी मिलने के बाद में। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो इसका कोडिफिकेशन जो है ये एक स्वतंत्र भारत में हुआ है, लेकिन इसका रूट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा से हमें मिलता है। अब यहाँ पे ब्रिटिश लॉ में कॉन्जुगल राइट्स को क्यों महत्वपूर्ण माना गया? खासकर ये इसलिए माना गया क्योंकि उस दौर में आज से अगर हम 100, 150, 200 साल पहले बात करें तो ब्रिटिश लॉ के अंतर्गत महिला को या पत्नी को पुरुष की संपत्ति अर्थात चैटल, अंग्रेजी में कहे तो चैटल
माना जाता था। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम में 1970 में रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है इसे रिपील कर दिया गया, इसे कानून से निकाल दिया गया। लेकिन ये जहाँ जहाँ ब्रिटिश कानून था, ब्रिटिश राज था, वहाँ पे भी अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसमें अभी भी रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का लॉ मौजूद है और भारत उन्हीं देशों में से एक है। अब बात ये आती है कि किस प्रोविजन को पर्टिकुलरली चैलेंज किया गया है। तो जैसे मैंने बताया, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 जो है, जो कि रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है, इसे ही इस केस में ओजस्वा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस प्रेजेंट पिटीशन में चैलेंज किया गया है। अब यहाँ पर इस सेक्शन के अंतर्गत जैसे मैंने बताया, हस्बैंड या वाइफ दोनों को ही ये अधिकार मिलता है कि वो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके अपने स्पाउस के अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर स्पाउस ने उनकी सोसाइटी से विड्रॉ कर दिया है, उनकी संगत से वो अलग हो गए, उनके साथ नहीं रह रहे हैं और जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनके स्पाउस की वो नहीं निभा रहे हैं, तो इस केस में इस संदर्भ में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं और ये बता सकते हैं विदाउट रीजनेबल कॉज जो है इनके स्पाउस उनकी सोसाइटी से विड्रॉ कर गए हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर जो स्पाउस के अगेंस्ट कंप्लेन की गई है और वो अलग रह रहा है उसके हस्बैंड या वाइफ से, तो उसे रीजनेबल कॉज का जो बर्डन होता है ये उस स्पाउस पे होता है जो कि अलग रह रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर रीजनिंग देने का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये उस व्यक्ति पे होता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की गई है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर क्या रीजन है कि ये लॉ चैलेंज किया गया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण जजमेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। जो पहला जजमेंट है ये है जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट जो है इसे राइट टू प्रिवेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करा प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस केस के संदर्भ में। तो इस केस में राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया, इन शॉर्ट में अगर हम समझे तो। अब ये जो 2019 का जजमेंट है, प्राइवेसी जजमेंट है, इसके चलते हुए कुछ नए लॉज है, वो भी कुछ लॉज है ऑलरेडी मौजूद लॉज है वो भी चैलेंज हो सकते हैं। जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 377 ये कर्व्ड आउट हो चुका है, इसे स्ट्राइक ऑफ किया है, कंप्लीट रिपील नहीं किया है, लेकिन 377 का जो मेजर पोर्शन जिसमें होमोसेक्सुअल्स जो ओरिएंटेशन रखते हैं उनका जो एक मुख्य दिक्कत थी उसे यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसके अलावा मैरिटल रेप बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे प्रोसीडिंग चल रही है। वही कॉन्जुगल राइट और 2 फिंगर टेस्ट जो कि रेप इन्वेस्टिगेशन में होता है, ये कुछ वेरियस लॉ प्रोविजंस है जो कि राइट टू प्रिवेसी जजमेंट आने के बाद में चैलेंज होने लाइकली है। तो यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी अपने आप में हो चुका है, मैरिटल रेप की भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है। उसके अलावा भी रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बचता है जिसका प्रेजेंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी है। तो यहाँ पे जो पिटीशन रखी गई उसमें ये बताया गया कि रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स जो है ये एक कोवर्सिव एक्ट है और ये किसी भी इंडिविजुअल की सेक्सुअल और डिसीजनल ऑटोनॉमी को वायलेट करता है और ये राइट टू प्रिवेसी और डिग्निटी के अगेंस्ट है। हालांकि ये कानून जो है जेंडर न्यूट्रल है, अर्थात हस्बैंड वाइफ दोनों ही कोर्ट में जाकर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि वुमेन पर इसका ज़्यादा भार होता है, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर वुमेन के साथ इस प्रोविजन के कारण होता है। अब अगर देखा जाए तो हस्बैंड जो है वो वुमेन के अगेंस्ट, अगर वो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस भी करता है तो और वुमेन यहाँ पर जो उसकी पत्नी है वो उसके साथ में नहीं रहना चाहती, लेकिन इस प्रोविजन को इस्तेमाल करके वो उसे वापस अपने मैरिटल होम में लेकर आ सकता है। और हमारे देश में मैरिटल रेप जो है वो अभी भी क्राइम नहीं है जो कि सेक्सुअल और डिसीजनल ऑटोनॉमी के अगेंस्ट जाता है एक वुमेन के। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाती है इस केस के संदर्भ में। दूसरा जो केस है ये है जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जोसेफ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है इसमें सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो कि एडल्ट्री के संबंध में था, इस
इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वुमेन के राइट टू प्राइवेसी और बॉडीली ऑटोनॉमी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया था कि जो मैरिड वुमेन होती है उसका भी राइट टू प्राइवेसी है, उसका भी बॉडीली ऑटोनॉमी है और उसे भी सेक्सुअल फ्रीडम का चॉइस यहाँ पर मिलता है। तो यही बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्पेसिफिकली कहा है कि जो वुमेन है, मैरिड वुमेन है खासकर, उनको भी अधिकार उनके होते हैं। जिस तरीके से पहले माना जाता था कि वाइफ जो है ये हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें भी बराबर अधिकार है, वो भी एक ह्यूमन है और उन्हें भी पुरुषों के बराबर सारे अधिकार है। एक और बात, एक और समस्या ये है कि इन दो केसेस के अलावा इस प्रोविजन का मिसयूज भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इन दोनों केसेस को हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के हम टेक्निकल चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन इस प्रोविजन का मिसयूज भी देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी वुमेन पे डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो वो उस हस्बैंड के साथ में नहीं रहना चाहेंगी, ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है। या ऐसा भी देखा जाता है कि अगर उस हस्बैंड ने ही वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया है, वो कहीं और रह रही है, तो ऐसे केस में वो एलिमिनी पेमेंट्स के लिए यहाँ पे कोर्ट में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कई बार ये देखा जाता है कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग या एलिमिनी पेमेंट कि एज ए शील्ड रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का जो प्रोविजन है इसे इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार से, फॉर एग्जांपल एलिमनी या डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करी है वाइफ ने, तो इस केस में हस्बैंड क्या करता है कि वो जहाँ रहता है, फॉर एग्जांपल अपने माता पिता के साथ में वाइफ वापस जाके रह रही है, वो सिटी ए में है और पुरुष सिटी बी में रहता है। अब वाइफ जहाँ पर सिटी ए में वो वहाँ पे केस फाइल करती है, तो पुरुष क्या करता है, यहाँ पे हस्बैंड क्या करता है, वो जिस सिटी में रह रहा है वो उस सिटी में यहाँ पर केस फाइल कर देता है अंडर रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो ये एक अननेसेसरी हरासमेंट वाइफ का हमें मैरिड वुमेन का देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुरुष की तरफ से एक तरह की एक ज़बरदस्ती भी यहाँ पर हो सकती है, जिससे जो मैरिड वुमेन है उसके राइट वायलेट होंगे। इसके अलावा कुछ डिसीजंस हैं, अलग अलग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, काफ़ी बार चैलेंज किया गया है। सबसे पहली बार अगर हम देखें तो ये तीरथ कौर केस में चैलेंज किया गया था 1960 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि वाइफ का जो पहला ऑब्लिगेशन है ये है अपने पति, अपने हस्बैंड के सामने सबमिट हो जा रहा, उसके सामने आज्ञाकारी ओबीडियंट बना रहना, उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट के सामने, और साथ ही साथ उसके साथ एक ही रूफ और उसकी प्रोटेक्शन में रहना। तो अपने आप में काफ़ी ऑर्थोडॉक्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 1960 का दौर है, उस वक्त इतना अगर हम देखें तो इतनी जागरूकता भी नहीं थी, तो अपने आप में काफ़ी एक ऑर्थोडॉक्स व्यू यहाँ पर हाई कोर्ट का हमें दिखता है। उसके बाद में 1980 में वापस इसी चीज़ पे डिस्कशन हुआ, जब हाई कोर्ट में इसी चीज़ को लेकर पिटीशन फाइल हुई, तो यहाँ पर बताया गया कि अगर वाइफ जो है ये मैरिटल और सेक्सुअल लाइफ जो है वो हस्बैंड को डिनाई करती है, तो अपने आप में ये हस्बैंड पे एक मेंटल और फिजिकल क्रुएल्टी होगी। तो अपने आप में ऐसे जजमेंट अगर हम जो आज के दौर में पढ़ते हैं तो काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरोज रानी वजीर सुदर्शन कुमार चड्ढा के केस में ये गया है, जिसमें सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर उस पर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे प्रश्न उठाता। तो यहाँ पर ये रूलिंग दी गई है, रूलिंग दैट द प्रोविजन सर्व्स अ सोशल पर्पस बाय असिस्टिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ ब्रेक ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस में ये हवाला दिया गया था कि ये जो प्रोविजन है ये मैरिज को टूटने से बचाता है, और मैरिज ऑफ जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज का उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा टी सरिता वर्सेस टी वेंकट सुबैया केस में एक सिंगल जज पैनल था आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज होती है कॉन्जुगल राइट्स की। तो यहाँ पे सबसे प्रोग्रेसिव जजमेंट देखने को मिलता है हमें 1983 में, जहाँ पे नल एंड वॉइड मान लिया गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के प्रोविजन को। यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई थी, राइट टू प्रिवेसी की बात 1983 में ही यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में हुई है।
कोर्ट के द्वारा ये रूलिंग की गई थी, इन अ सिचुएशन सो पर्सनली इन्वॉल्व विद वाइफ और हस्बैंड द पार्टीज आर बेटर लेफ्ट अलोन विदाउट स्टेट इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये माना था कि ये पति और पत्नी के बीच का काफ़ी निजी मामला है, इसमें कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा सेक्सुअल कोहिबिशन जो है ये कहीं ना कहीं वुमेन पे काफ़ी एक अत्याचार के रूप में भी हाई कोर्ट ने इसे बताया था कि ये ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होगा वुमेन के ऊपर। उसके अलावा काफ़ी एक और यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि इसी साल ऐसा ही मामला हरविंदर कौर वर्सेस हरमंदर सिंह चौधरी के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में जाता है, जिसमें सिंगल जज बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की और इन्होंने बिल्कुल अपोजिट इसके व्यू लिया, जिन्होंने रिस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के प्रोविजन को सही माना। वही विभा श्रीवास्तव केस जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ है, इसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बताया था कि वाइफ को धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, भार्या, अनुगामिनी इस रूप में भारतीय समाज में संबोधित किया जाता है। ये अपने आप में काफ़ी एक ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट है। जैसे समाज हमारा आगे बढ़ रहा है, इसमें कई रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, वुमेन की लिटरेसी, शिक्षा बढ़ रही है, एजुकेशन ले रही है और यहाँ पर वुमेन को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार है और इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रोविजन जो है ये एक वुमेन के राइट का हनन होगा और ये एक अत्याचार होगा। तो अब बात ये आती है कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मैरिटल रेप अपने आप में दिल्ली हाई कोर्ट में इसका मामला जारी है, डे टू डे बेसिस पे हियरिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैरिटल रेप का अगर डिक्रिमिनलाइजेशन किया जाता है तो अगला जो सवाल उठाया जाएगा ये रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पे ही होगा। उसके अलावा हमारे देश में जेंडर न्यूट्रल के और डिस्क्रिमिनेशन के और ये और डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के और ये एक और अच्छा कदम होगा जहाँ पे वुमेन की बॉडीली ऑटोनॉमी, प्रिवेसी और इंडिविजुअल डिग्निटी की बात होगी। उसके अलावा हमारी इंडियन जुडिशरी, हमारी सोसाइटी, हमारी लेजिस्लेचर को भी प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट लेने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हमने एक व्यू पॉइंट देखा कि अब महिलाओं को भी हमें बराबर एज ए पार्टनर ट्रीट करना चाहिए, ना कि हमें पुरुषों से, पति से पत्नी को कमतर आंकना चाहिए, मानना चाहिए। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है हमारी ना केवल हमारी जुडिशरी की तरफ से बल्कि उसके साथ में हमारी सोसाइटी, हमारी लेजिस्लेचर और हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो चलिए आज का जो हमारा डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकती है। उसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com भी विजिट कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।